बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं आपको पेस के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोफेसर इब्राहिम, मेरा नाम उमर इब्राहिम है और आई हैव अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट ऑल लेवल्स। तो मैं आप लोगों से एक ही वादा करूंगा, यू आर इन सेफर हैंड्स, कि आप मेरे सब्जेक्ट के हवाले से बहुत ही महफूज हाथों में, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर लिहाज से मैं सेटिस्फाई करूं। बेटा, जो न्यू सिलेबस के मुताबिक आपका जो इंग्लिश का पेपर है उसमें जो 25 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है और 75 मार्क्स की जो उसमें कंपोजिशन एंड ग्रामर, ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ट्रांसलेशन, लाइक दैट। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अपने स्टाइल को चेंज करूंगा और मैं बताऊंगा कि आपकी ऑब्जेक्टिव में किस किस्म की क्वेश्चन जो वो पूछी जा सकती हैं। और मैं चाहता हूं कि पहले मैं आप लोगों की थोड़ी सी क्यूरीज, अगर आप समझते हैं कि हमारे ज़हन में ये सवाल है सर, इसको एड्रेस करें, तो आप बेटा बी कॉन्फिडेंट एंड आस्क मी द क्वेश्चंस। जो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन है वो मुझसे पूछिए प्लीज। जी प्लीज। जी रेस्पेक्टेड। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटा। सर मैंने ये क्वेश्चन करना था कि जुडिशरी के इंग्लिश के पेपर में स्टूडेंट्स इतना फेल क्यों होते हैं और बहुत कम मार्जिन से फेल होते हैं, 2 या 3 नंबर से। जी मेरी इस बहना। तरह देखा गया है। और जुडिशरी के पेपर, इंग्लिश के पेपर में क्या जो एग्जामिनर है वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है? जी बेटा, दैट्स ओके। जी मैं आंसर करूं आपके क्वेश्चन को। जी सर जी। बेटा, अ, आपसे एग्जामिनर एक ही डिमांड है उसकी, कि जो उसने क्वेश्चन पूछे हैं आप उनके करेक्ट आंसर करें। इससे ज्यादा उसकी कोई डिमांड नहीं। अब अब देखिए बेटा, जो मेरा एक वास्ट एक्सपीरियंस है, मैं हर लेवल पे पढ़ाता हूँ। मैं कंपेटिटिव एग्जाम, CSS, PMS, जुडिशरी, एंट्रेंस टेस्ट, मतलब कोई भी आपकी जो बड़ी एग्जाम होती है, अल्हम्दुलिल्लाह पाक का शुक्र है कि वो मुझे ये एजाज हासिल है कि अल्लाह ताला ने इज्जत दी है कि उनमें मेरी एक्सपर्टीज है। मेरी बहना, बच्चे का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। बेटे, जब आपसे वो ऐसे डिमांड करते हैं, ऐसे में मेरी बहना दो किस्म की चीजों को देखा जाता है। एक आपका आ जाता है कंसेप्चुअल अप्रोच आपकी देखी जाती है। फिर आपकी बहना रीजनिंग को देखा जाता है कि बेसिकली आपकी रीजनिंग क्या है। कंसेप्चुअल अप्रोच से मुराद लिया जाता है कि आया के जो रेलेवेंट टॉपिक है उसके बारे में आपका पहले से क्या नॉलेज है। और दूसरी चीज जो बेटा देखी जाती है वो ये देखा जाता है कि आया के आपकी रीजनिंग किस लेवल पे है, आपका विजन क्या कहता है कि क्या जो टॉपिक आया है उसके बारे में आपके पास करंट नॉलेज जो उससे रेलेवेंट जो है वो करेक्ट डाटा, जो रेलेवेंट डाटा और वो जो करेक्ट इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं वो किस हद तक हैं और किस हद तक वो ऑथेंटिक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इंग्लिश का पेपर, बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है एक्चुअली। स्टूडेंट्स समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट ओवर कॉन्फिडेंट एंड बिलीव दैट दे आर वेल वर्स्ड इन ग्रामर और कंपोजिशन राइटिंग और ऐसे राइटिंग। मैं ये समझता हूँ कि मेरे बच्चों, जब तक आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं, आपको वर्ब की अंडरस्टैंडिंग, पंक्चुएशन की अंडरस्टैंडिंग, आपको प्रेपोजिशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो बेटे उस वक्त तक
आप एक करेक्ट सेंटेंस को यूज नहीं करते। बेसिकली आपका प्रॉब्लम जो है वो है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर। जी मेरी बहना। सेंटेंस स्ट्रक्चर को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? देखिए बेटा, जो जाहिर है, जब आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को एड्रेस करोगे और आप उसका एनाटॉमी को स्टडी करोगे सेंटेंस की, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरी बहना, आपने सेंटेंस की लिनियर ऑर्डर को देख लिया, ठीक है। अब मैं आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा हूं। अब आपने सेंटेंस की लीनियर ऑर्डर जो आपके पास, वो क्या है मेरे बच्चे? वो आप उसको लिखते हो कि जो सेंटेंस की लीनियर ऑर्डर आपके पास वो है आपकी SVO, यानी आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। मैं जितने बच्चों से मैं क्वेश्चन करूंगा ना बेटा, कि आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में क्या जानते हैं, तो मेरे बहुत से बच्चे इस बात को अश्योर करवाएंगे और बहुत कॉन्फिडेंटली वो मुझे आंसर करने की कोशिश करेंगे कि जी बेसिकली सब्जेक्ट से मुराद जी आपका ड्यूरेशन एक्शन है, वर्ब का मतलब है वो एक्टिविटी जो आप परफॉर्म करेंगे, और ऑब्जेक्ट से मुराद है जो रिसिपिएंट है। ऐसा ही है ना बेटा? आप कोई भी बच्चा एक्सप्लेन करेगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है? भाई मैं आपके रिटन मैसेज को आंसर नहीं करूंगा, आप मुझे वॉइस में मैसेज कीजिएगा, क्योंकि मैं अब 52 की क्लास को छोड़कर मैं रिटन मैसेज रिसीव करने के लिए नहीं जा रहा। आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप मुझे क्वेश्चन को बोलें ताकि मैं इसको आंसर करूं? यस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी रिस्पेक्टेड, वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे ये कहना था, मैंने ना 3 बार अटेम्प्ट की ली थी जुडिशरी की सीजे की, जी लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने इंग्लिश पे इतना फोकस किया है, तो मेरी बैड लक थी कि मैं क्लियर नहीं कर सकी। तीनों अटेम्प्ट्स में ही इंग्लिश मेरा क्लियर नहीं हो सका। जी बेटा। हाँ, मेरा तो मुझे हमेशा से यही इशू रहा है कि मैं शायद कंफ्यूज हो जाती हूँ, या मेरी वो ग्रामर इस लेवल की नहीं है कि मैं वो। सबसे ज्यादा मसला मुझे प्रेस का आता है, एग्रीगेट भी बनता था मेरा हमेशा इस से बार ही से। प्रेस का। समीना अवान साहबा कम्युनिटी प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए, रिस्पेक्टेड जी। एग्रीगेट बनता था, निकल जाना था आराम से, पास थी, एग्रीगेट में पूरे हो जाने थे नंबर। जी प्लीज। चलिए मैं हेलो। आपको, अब देखिए मैंने पहले आपके सामने क्वेश्चन रखी है। लेट लेट मी स्पीक रिस्पेक्टेड प्लीज। सबसे पहला बेटा मैंने क्वेश्चन आपके सामने बस रखा है एक क्लास कि है। बच्चे जो हैं वो ये ना, सेंटेंस की ये एक स्ट्रक्चर दफा को बंदे अंडरस्टैंड करने में हाँ, वो पास नहीं ना कामयाब करना, एक बार फेल कर, नहीं होते। ये तीसरी बार किसी पेपर में फेल कर जाते हैं। और रिस्पेक्टेड इतना मैम अनम शोर साहबा, है डिफरेंट वॉइसेस का आपके साथ, रिस्पेक्टेड और मैम प्रॉपर अनम Yes. कुछ साहबा, सुनना नहीं जा रहा। आप प्लीज इनको तमाम को कहिएगा अपने माइक ऑफ कर दें, प्लीज मेरी बात को सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूं। आप एक चीज, मैंने इसके ऊपर मैंने सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, एक चीज ज़हन में रखिएगा। पहले से कि अगर समीना एक बार साहबा प्लीज, समीना अमान साहबा। दूसरी बार बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप मैंने फेल आपसे करें। रिक्वेस्ट की कि इनकी जरा माइक ऑफ कर दें, बस वो कनेक्ट तो हो बैठे हैं लेकिन वो घर के सारे मामलात ही डिस्कस कर रहे हैं। देखिए रिस्पेक्टेड, मेरी बात सुने। आप जितने भी बच्चे हैं ना यहाँ पर, एक चीज का आप ईमान रखिएगा, आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, और मैं आपको बड़े यकीन से ये बात कह रहा हूँ। और आप जब मेरे लेक्चर्स लेंगे, लेक्चर लेने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप ये समझेंगे कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ग्रामर के ऊपर आपकी बड़ी अच्छी कमांड बनने जा रही है। जी प्लीज। देखो बेटे, पहला मेरा क्वेश्चन एक बहना ने किया कि हम कैसे अपने आप को जो है वो इसमें वेल वर्स्ड कर सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि एक बच्चे को सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। आप जितने लोग भी बैठे हैं, जितने लोग भी बैठे हैं, चले मैं जिस बच्चे का नाम लूंगा वो मुझे आंसर करे। जितने लोग भी यहाँ पे मौजूद है हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्या वो क्लेम कर सकते हैं कि मुझे सेंटेंस की थारो अंडरस्टैंडिंग है? जी रवेबिया, रवेबा खान प्लीज। जी बना। जी प्लीज बेटा। जी हमारा साबा प्लीज। ये सामने से। जी वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मैंने जो एक अटेम्प्ट ली थी ना, उसमें तो मेरी इंग्लिश पास थी,
लेकिन अगर ये मैं कहूँ कि मतलब 100% मुझे ग्रामर आती है या नहीं, मतलब अब अगर इन्होंने ऑब्जेक्टिव रख दिया तो जो इनिशियल स्टेज की ग्रामर है कि आपको शुरू करना है वहां से, नाउन से, और फिर तमाम ग्रामर की चीजें, एडजेक्टिव क्या है, ये जो बेसिक है इसको तो अभी ठीक करना जरूरी है। और उस जो अटेम्प्ट है उसमें कुछ गैप भी आ गया है, तो ये कह नहीं सकते कि हमें 100% जो है इंग्लिश आती राबिया, है। मेरा आपसे ये बहना क्वेश्चन है, आपने जो एडजेक्टिव यूज करनी है वो बेटा आपने कहाँ पे यूज करनी है? सर एडजेक्टिव और नाउन और इन तमाम चीजों की हमें जरूरत तो पड़ेगी ना, अगर चाहे हमने ऐसे बेटे लिखना है, मैं बहना चाहे मैंने हमने यही क्वेश्चन आपसे, बेटा लेट मी स्पीक, बेटा मैंने यही कहा है, आपको सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग होगी तो मेरे बच्चों आप उसको क्वालिफाई करोगे ना, ऐसे ही है ना? चले मुझे बोलने दे। जी जी सर आप बिल्कुल। तमाम लोग मेरे लेक्चर से आपको अंडरस्टैंड, जो कि जिस तरह आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये महज हमारी एक कन्वर्सेशन पे ये बात खत्म हो जानी है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक टेक्निकल अप्रोच दूं कि बेसिकली हमारी टेक्निकल अप्रोच क्या है, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? देखो बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुने तमाम बच्चे, फिर उसके बाद अपनी क्वेश्चंस मुझ पे जरूर कीजिएगा। बेटा सबसे पहले तो मेरे बच्चे, जब आपने किसी भी पेपर, इंग्लिश के पेपर को लेना है, आप उसको क्रैक करना चाहते हैं, आप उसको टॉपल करना चाहते हैं अपने पेपर को, तो बेटा सबसे पहले तो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है? यानी बहुत से बच्चे कहें जी सब्जेक्ट आता है जी, वर्ब आता है जी, ऑब्जेक्ट आता है। देखें, जैसे इसकी एग्जांपल है, मैं कहता हूं आई टीच इंग्लिश, ये आगे बेटे, बहुत से बच्चे आसानी से इस बात को आंसर कर देंगे कि सर ने क्वेश्चन किया है कि लीनियर ऑर्डर ऑफ सेंटेंस क्या है, वो है आई टीच इंग्लिश, इसमें आई आपकी सब्जेक्ट है, टीच आपकी वर्ब है और इंग्लिश आपकी ऑब्जेक्ट है। अब मेरा क्वेश्चन आप देख लेंगे यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को क्या क्या आपने सेंटेंस के शुरू में दे दिया। मेरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने अपने सब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करना है सेंटेंस के शुरू में? ऐसे ही बेटा, कोई भी बच्चा मेरी बात को आंसर करता जाए, बी कॉन्फिडेंट। ऐसे ही है ना जी कि हम सर। सब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करते हैं बेटा? सेंटेंस के शुरू में। इज इट क्लियर? अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या आप अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस की सेंटर में प्लेस कर सकते हैं? मैं सबसे पहले आपको सेंटेंस की एनाटॉमी बता रहा हूं। जी बताइए, क्या हम सेंटेंस में अपने सब्जेक्ट को सेंटर में प्लेस कर सकते हैं? जी प्लीज, अली रजा साहब। जी खुदा बख्श। जी प्लीज, कोई भी बच्चा बोले। जी सर कर सकते हैं। जरा बोलिए सर, मैं इसको देखना चाहता हूं आप कैसे करते हैं। नो नो सर, सब्जेक्ट को हम स्टार्टिंग पे ही करेंगे टेस्ट। जी अली रजा साहब जी, एक मेरे भाई ने भी आंसर किया था, यस हम सेंटर में कर सकते हैं। जी बताइए कौन सा बच्चा, ये सेंटेंस बोल दीजिए प्लीज। मैं बताता हूं, यस वी कैन प्लेस आवर सब्जेक्ट। कहां पे हम प्लेस कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को? सेंटेंस की मिडल में प्लेस कर सकते मे आई गो सर? कर सकते हैं। जैसे इट इज आई हु टीच इंग्लिश। इज इट क्लियर? आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के सेंटर में आ गया। अब मेरा एडवोकेट सिद्रा परवेज साहबा से ये क्वेश्चन है। जी सिद्रा, कैन यू लिसन टू मी? जी, कोई भी मुझे अनम रूही साहबा हैं, एनी साहबा हैं, कोई भी बच्चा मुझे आंसर करे कि क्या हम अपने सब, जी अली रजा साहब, क्या हम अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के एंड पे ला सकते हैं? यस सर, हम यूज कर सकते हैं। कैसे मेरी बहना जरा बोलिए। सर मोस्टली जब हम पैसिव वॉइस में लगाते हैं तो तब हम नहीं सब्जेक्ट बेटे, को लास्ट में पैसे यूज वॉइस में करते बेटे हैं। वो सब्जेक्ट नहीं रहता गुड़िया। मैं आपकी एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूं मेरी बहना। क्या एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो आपकी सब्जेक्ट है वो सेंटेंस के एंड पे आ सकती है? आपकी सब्जेक्ट जो सेंटेंस के एंड पे आ सकती है? अनम रूही साहबा। जी सर। यस सर, हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई ऐसे एग्जांपल सेंटेंस नहीं मेरे माइंड में आ रहा। तो यूज तो हम कर सकते सर मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे हम लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। जी
सर मेरे पास एग्जांपल है। हम जी सर, हम लास्ट में लिख सकते हैं ऐसे, जैसे हु इज हु लिखते हैं तो हु जो है वो सब्जेक्ट होता है, तो हु इज हु लिखते हैं। सर मैं एक नहीं एग्जांपल दे सर, सकता हूँ, सलाम मेरे होता है। मुताबिक अगर हैंड फ्री जितने एग्जाम्पल, लोगों ने लगाई है देखें, हैंड फ्री उतार दीजिए प्लीज। जी मेरे बेटे बोलिए 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 प्लीज जी, बोले एग्जांपल जी। सर ये आप करेक्ट जी मुझे कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो। इन दिस क्लास, दिस क्लास इज टीचिंग, इन द क्लास यू आर टीचिंग बाय नहीं बेटा, सार इब्राहिम। लेट मी स्टेट इट सर, रिस्पेक्टेड। देखिए बेटे, आपके पास सुनिए, आपकी जो एग्जांपल मैं देता हूं जी, मैं आपको बताता हूं जी। जी आप अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के एंड पे ला सकते हैं। आप सुनिए कैसे ला सकते हैं और वो किस रूल के तहत लाएंगे। जैसे देयर इन द क्लास ड्यूरिंग द इंग्लिश लेक्चर वर ओनली 50 स्टूडेंट्स। ये आ गया। ये बेटा क्या है आपका, आपका सब्जेक्ट कहां पे प्लेस हो गया? आपका सब्जेक्ट बेटा सेंटेंस के सब्जेक्ट के लास्ट पे, लास्ट पे चला गया। सेंटेंस के लास्ट पे। आ गया बेटे, समझ आ गई बेटे? अब जी देखिए बिल्कुल सर, बेटा, जी बिल्कुल। महज ये कह देना कि क्या आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड पे आ सकता है, सेंटेंस के एंड पे आ सकता है, एग्जैक्टली आ सकता है। ओनली 50 स्टूडेंट्स बेसिकली आपका सब्जेक्ट है बेटे। फिर हमने ये डिस्कस करना है कि आया कि ग्रामर की कौन सी रूल है जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपनी सब्जेक्ट को सेंटेंस के एंड पे प्लेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इसको बेटा बोलते हैं, ये कौन सा ग्रामर का रूल है जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपनी सब्जेक्ट को सेंटेंस की एंड पे ला सकते हैं। बेटा ये ग्रामर का जो रूल है, अगरचे के मैं जस्ट आपको टाइटल बताऊंगा, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बेटे मैं आपको लेकर जाऊंगा। मैं जब अपनी रेगुलर लेक्चर्स में जाऊंगा तो देन आई विल एक्सप्लेन। बेटा इनवर्जन आपकी इंग्लिश ग्रामर का ऐसा रूल है, इनवर्जन एक ऐसा रूल है जिसकी बेसिस के ऊपर आप क्या करते हैं, आप अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के एंड पे ला सकते हैं। आप मुझे ये बताएं, जितने भी यहां पर पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरे बच्चे, मेरे बेटे बेटियां जितने भी यहां पर हैं, मुझे सबसे पहले बताएं वो कौन सा बच्चा जिसमें ये एक्सपर्टीज है कि वो अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरू में भी ला सकता है, वो अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस की सेंटर में भी ला सकता है, और वो अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस की एंड पे भी ला सकता है। वेरी सिंपली, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहा हूं, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट हु क्लेम्स टू पुट इट्स सब्जेक्ट in the very beginning, in the middle, or at the end of the sentence. Is it clear? अब देखें, मैंने यहां पर बेटे आपको सिखाया है कि आप अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरू में प्लेस कर सकते हैं, आप अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस की सेंटर में प्लेस कर सकते हैं, आप अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस की एंड पे प्लेस कर सकते हैं। और बेटा जी मैंने ये बताया है कि बेसिकली आप अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस की एंड पे कैसे प्लेस करते हैं। और अब आप बेटा देखिएगा, बहुत से बच्चों के ज़हन में ये क्वेश्चन होगा भी और आना भी चाहिए कि ये तो सर ने बता दिया कि ये इन्वर्जन है, इन्वर्जन के रूल पे आ गया है, और ये बेसिकली कौन सी अप्रोच है आपकी कि जिसकी बेसिस के ऊपर आपने अपने सब्जेक्ट को कहां पे प्लेस कर दिया, आपने सेंटेंस की सेंटर में प्लेस कर दिया। ये बेसिकली उसका कौन सा है, ये आपका एम्फेटिक सेंटेंस है जो आपके सब्जेक्ट को क्या करता है, वो सेंटर में ला रहा है। क्यों? मैंने रूल बताए, आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है, और आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड पे भी आ सकता है। अब बेटा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्वेश्चन है, हम कौन कौन सी वर्ड को एज ए सब्जेक्ट प्लेस कर सकते हैं। मैं आपको देखें ये बताने के बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी टाइप भी बताऊंगा कि किस किस्म की ऑब्जेक्टिव आपकी बनेंगी, और यू आर टू बी वेरी कॉन्फिडेंट कि जो चीजें आप सीख रहे हैं इंशाल्लाह हमारी जो पेपर है, फाइनल पेपर जो है, वो आपका एग्जामिनर इधर से उधर नहीं होगा। मैं आपको इस बात का अश्योर करवाता हूं जी प्लीज। जी बेटा हमारा कौन कौन सा वर्ड एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है। देखो बेटा, पहली चीज जो मेरे बच्चों आपने सीखी है कि आपका सब्जेक्ट
आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है, सेंटेंस के एंड पे भी आ सकता है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि आया कि हम कौन कौन सी वर्ड को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। देखें, वो बच्चे जो मुझसे ये क्वेश्चन करे कि सर हम देखें इंग्लिश नहीं पास और इंग्लिश का ये मसला आ रहा है, इंग्लिश हमें यूं चैलेंज कर रही है, इंग्लिश इतना मुश्किल नहीं, हम अच्छा करके आते हैं, इंग्लिश की समझ ही नहीं आती, हम फेल हो जाते हैं। तो बेटा आपकी सारी क्यूरीज को आज मैं एड्रेस कर रहा हूं कि बेसिकली बेटा आपको इंग्लिश ग्रामर की टेक्निकलिटीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जी जी बताइए, हम कौन सी वर्ड को हम एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं बेटा, बताइए। सर नेम जी ऑफ जी सर पर्सन और नाउन, नेम ऑफ थिंग को कर सकते हैं। किसको सर? उस्मान, एडवोकेट सर उस्मान सबसे खलील। पहले तो हम नाउन को नाउन जी, नेम ऑफ नाउन एज ए पर्सन और सब्जेक्ट। नेम ऑफ थिंग को। अब देखिए नाउन की आपने बात कर दी, इसकी टेक्निकलिटी में देखिएगा, सेकंड, बहुत बहुत लर्निंग है बेटा आज की इस वर्ड में भी आपके लिए। लेट मी स्पीक बेटा। पहला तो ये देखिए, आपका नाउन एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है, आपका नाउन एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है। मिसाल के तौर पे देखिए, मैं कहता हूं अ बॉय प्लेज क्रिकेट, ठीक हो गया। जी आपका सर, सिंगुलर नाउन द बॉयज प्ले क्रिकेट। इसका मतलब है कि आपका नाउन सिंगुलर भी यूज हो सकता है, आपका नाउन प्लूरल भी यूज हो सकता है। जो एक नई चीज आप यस सीखने सर, वाले हैं अभी, एक नई चीज जो अभी आप सीखने वाले, बेटा जरा सुनिएगा मेरी बात को, जो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज आप सीखने वाले हैं वो अभी आने वाली। जी बेटा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ग्रामर क्या कहती है? ग्रामर ये कहती है कि आप नाउन को कभी भी आर्टिकल के बगैर यूज नहीं कर सकते। आप कॉमन नाउन को कभी जी भी सर, आर्टिकल के बगैर यूज नहीं कर सकते। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ है बेटे जी कि मैंने वर्ड यूज की यहां पे आर्टिकल की। मैंने कौन सी वर्ड यूज की यहां पर? मैंने आर्टिकल की। आर्टिकल की। हाउ मेनी आर्टिकल्स आते हैं बेटा? हमारे पास कितने आर्टिकल्स होते हैं मेरे बच्चों, ये बताइए जी। सर दो आर्टिकल्स ए होते हैं, एंड बी, डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल। जी, डेफिनेट आर्टिकल। और जी सर, दूसरा कौन सा है आपका? इनडेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल। एंड जीरो इंडेफिनेट। आर्टिकल। एंड सर जीरो आर्टिकल। ईशा, ईशा बोलिए बेटे आप। जी सर जीरो आर्टिकल। आर यू फ्रॉम फैसलाबाद? जी सर। जी, आपने मेरे लेक्चर्स लिए हुए हैं, आई गॉट इट। जीरो जी आर्टिकल, जी सर। इसलिए आपने सर जीरो आई बोल, हैव अ क्वेश्चन, प्लीज कंसीडर। इसका मतलब आपने मेरा लेक्चर लिया जी। जीरो आर्टिकल। अब ये बताइए बेटा कि डेफिनेट आर्टिकल कौन सी आपकी? जी सर आई सर हैव अ डी क्वेश्चन, डेफिनेट कैन आर्टिकल। आई आस्क? जी जी जी। सर मुझे बताइएगा कि आप जो न्यू सिलेबस है उसका आज गाइड नहीं कर रहे? बेटे न्यू सिलेबस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको 25 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपकी सिनोनिम्स भी आएंगी, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव में सेंटेंस कंप्लीशन आएगी, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगी, जिसमें आपके स्पेलिंग्स भी आ सकते हैं। बात की समझ आ रही है? उसने ऐसा कोई चार्ट नहीं दिया जिसमें उसने बताया हो कि जी सेंटेंस कंप्लीशन के इतने पार्ट है, सिनोनिम्स के इतने पार्ट हैं, आपकी जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के इतने पार्ट्स हैं। ऐसी कोई उसमें, ऐसा उसने कोई अभी आउटलाइन हमें नहीं दी। सुने, वो जो चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं आप पहले उस पे आ जाएं, क्योंकि एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि हमारे फेलियर की कॉज क्या होती है। ठीक है, अगर आपके नॉलेज में कोई चीज हो तो आप मेरे साथ शेयर करें, मैं आपके क्वेश्चन को एड्रेस करता हूं। जी माहम साहबा, यस प्लीज। सर मुझे सिर्फ यही पूछना था फिलहाल। मैंने बता दिया आपको कि बेटे 25 मार्क्स की आपकी ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन दैट यस पेपर। सर गॉट इट। जी, अब देखिए बेटा, आपके पास क्या है? आपके पास सबसे पहले आ जाता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। इज इट क्लियर? ऐसे ही बेटा। अब देखें, मैं आपको थोड़ी सी टेक्निकलिटीज बता रहा हूं सब्जेक्ट के हवाले से,
बाकी आप जो भी टॉपिक लेंगे ना उसमें इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी उस पर डिस्कशन हमारी चलेगी। अब बेसिकली आर्टिकल द है क्या चीज, ये बेटा कॉन्ट्रैक्शन है आपकी दैट की। ये क्या है, ये आपके दैट की कॉन्ट्रैक्शन है, जिसका मतलब होता है वो जो, या वही की सेंस देता है। इज इट क्लियर? और उसके बाद बेटा देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि अभी हम नाउन पे बात कर रहे हैं ना, अभी उससे मैं बाहर नहीं निकला। दूसरी आपकी जो इंडेफिनेट आर्टिकल में क्या आ जाता है आपका ए और एन आ जाता है। बेटे जो आपका ए और एन है ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन है किसकी, एनी की। और एनी का मतलब होता है कोई या किसी की सेंस में आता है, कोई या किसी की सेंस में आएगा आपका। अब देखें, अब हमने करना क्या है, अब हमने इनका सेंटेंस में इनकी यूजेज को देखना है। मैं उसी नॉन की तरफ आऊंगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने बताना है कि इसमें से हमारी कौन सी सेंटेंस जो वो करेक्ट है। जैसे आ हॉर्स इज आ यूजफुल, a horse is a useful animal, या दूसरा है the horse is a useful animal। क्योंकि देखो बेटे, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि आपके प्लूरल नाउन के साथ तो इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं आ सकता, जाके आपके सिंगुलर नाउन के साथ इंडेफिनेट आर्टिकल भी आ सकता है और डेफिनेट आर्टिकल भी आ सकता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये गाइड करें, आप मुझे ये बताएं कि इनमें से हमारी करेक्ट सेंटेंस कौन सी है और इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सी है। जी प्लीज। जी बेटा। सर इसमें जो दी होप इज अ यूजफुल एनिमल है वो ठीक है। जी आप कहते हैं कि ये करेक्ट है। जी और बेटा हाँ बताइए जी आप। सर। जी और बेटा बताइए। जी और किसी क्वेश्चन? जी अनम रूही साहबा, बहना आप क्या सर कहती हैं? ये सर ये मुझे दोनों ठीक लग रहे हैं, लेकिन इसमें ये है कि जो सेकंड वाला है उसमें थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन है कि वो किसी एक जिसका पहले से जिक्र किया गया हो उसकी जगह पे ये लग सकता है। और से इज अ यूजफुल एनिमल, और जी जो हम रेगुलर कर सर यहाँ जी से प्लीज। लेना है तो हम किसी पैराग्राफ का तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल। लेकिन जी अगर हमने पहले किसी का जिक्र किया हुआ है तो फिर हम उसके बारे में कह सकते हैं द हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल। जी ठीक हो गया। जी और, जी और कोई सर बोलना चाहिए? द लगेगा बिकॉज दैट इज अ डेफिनेट। सर दैट आर्टिकल लगेगा तो बिकॉज हॉर्स इज अ कॉमन नाउन सो द हॉर्स इज द राइट आंसर आई थिंक। देखें सर, मैं आपकी इसकी वजाहत कर दूं, मैंने आपको जस्ट इस पे मैंने अपनी बात को क्लोज करना, बाकी मैं वर्ड्स बता दूंगा बेटे। जब और ये रूल कहां पे, जो मैं इसकी बिब्लियोग्राफी भी आपको बता दूं, ये आपकी बिब्लियोग्राफी है बेटा, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रैन एंड मार्टन। ये रूल आपको वहां पे मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। मैं जो भी रूल पढ़ाऊंगा मैं आपको उसकी बिब्लियोग्राफी भी बताऊंगा कि बेसिकली आपका रूल कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है बेटा, जब हम कहते हैं हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल, करेक्ट सेंटेंस है द हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल। ये सेंटेंस क्या है? ये भी करेक्ट सेंटेंस है। अब इनका डिफरेंस का क्या प्लेस करता है बेटे? जब हम कहते हैं द हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल, तो इसका मतलब है जानवरों में से वो जो घोड़ा है वो एक मुफीद जानवर है। जानवरों में से जो घोड़ा है, यानी हम ऊंट की बात करें, हम गधे की बात करें, हम घोड़े की बात करें, ठीक है, जानवरों में से वो जो घोड़ा है वो एक मुफीद जानवर है, वो एक फेथफुल एनिमल है, वो एक फायदामंद जानवर है। लेकिन जब हम कहते हैं हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल, तो इसका मतलब रेन एंड मार्टन क्या कहता है? रेन एंड मार्टन ये कहता है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर में कि आप किसी भी घोड़े को ले लें वो यूजफुल ही है। अब कहता है द एनिमल, वो जो जानवरों में से क्या, वो जो घोड़ा है। ठीक है, और जब कहते हैं आ हॉर्स, इसका मतलब है
किसी भी एनिमल को ले लें, वो क्या, किसी भी घोड़े को ले लें, वो क्या होगा, वो आपका यूजफुल एनिमल होगा। जी, इज इट क्लियर बात का, ये क्लियर हुआ आपको ये कॉन्सेप्ट? अब देखें, अब बेटा आपने फर्स्ट वर्ड यूज किया नाउन, नाउन के बाद जो दूसरा वर्ड एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है वो कौन सा आता है, वो आता है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद तीसरा वर्ड जो आपका एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करेगा वो फंक्शन करेगा नॉमिनल। हम इसको अपने रेगुलर लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी जो नॉमिनल क्या होती है। उसके बाद जो आपका फोर्थ वर्ड आ जाता है एज ए सब्जेक्ट, वो क्या आता है, वो आपकी जेरेंड आती है, वो आपका जेरेंड आएगा। जो आपका फिफ्थ वर्ड एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है वो क्या आती है, आपकी इन्फिनेटिव आती है। और उसके बाद जो आपका सिक्स नंबर पे एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है वो आता है आपका फ्रेज। जो सेवंथ नंबर पे एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करेगा वो क्या करेगा, क्लॉज, यानी आपका क्लॉज एज ए नाउन भी फंक्शन करेगा। जो एट्थ नंबर पे आपका वर्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब फंक्शन करता है वो आता है आपका बेसिकली क्या आ जाएगा, आपका पोजेसिव प्रोनाउन। यानी आपके डिफरेंट 8 वर्ड्स एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करते हैं। देखो बेटा, अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग है, सबसे पहले तो सेंटेंस को समझने की जरूरत है कि आपका सब्जेक्ट कहां पे प्लेस होता है, शुरू में होता है, सेंटर में होता है, एंड पे होता है। फिर दूसरी बात आ जाती है कि आया कि आपकी कौन कौन सी वर्ड एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करती है, आपके डिफरेंट 8 वर्ड्स एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करते हैं। ठीक हो गया बेटे? अब वो क्या करता है कि आपको वो, ये तो आगे आपका बेसिकली हमने अपने सब्जेक्ट को डिस्कस कर लिया। अब बेटा ऑब्जेक्टिव में जो आपसे वो डिमांड करेगा, अगर वो आपको, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछना है ऑब्जेक्टिव का, वो वर्ड को अंडरलाइन कर देगा या कोई ऑप्शन आपकी ऐसी दे देता है। मिसाल के तौर पर आपका ऑब्जेक्ट वो यूं भी करता है, एक देखिए, अ बॉय विद द बॉय who is leading the parade is my friend। ये इस टाइप की क्वेश्चन लाजमी आनी है, आप ये चीज माइंड में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप की क्वेश्चन लाजमी आनी है। वो ए में पूछता है कि आपकी ये सेंटेंस कौन सी है, ए में वो पूछ रहा है कि ये आपकी सिंपल सेंटेंस है, बी में वो पूछ रहा है आपकी ये आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सी में वो पूछता है ये आपकी कंपाउंड सेंटेंस है, डी में वो पूछता है आपकी ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। यानी ये आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आया कि इनमें से कौन सी जो करेक्ट आंसर आपकी बनती है, कि ये सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जी प्लीज, कौन आंसर करेगा इसको? जी बेटा, जी एडवोकेट उस्मान खलील साहब, आपके नजदीक ये इस किस्म का क्वेश्चन लाजमी बनेगा वो, यानी सेंटेंस बेस्ड ऑन फंक्शन, सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के ऊपर आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में लाजमी आता है। अब वो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आ रहा है। जी प्लीज, आबिद हुसैन साहब। हेलो सर, ये कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड कंपाउंड सेंटेंस मैंने बताया ये कौन सा है? सर। बॉय हु इज लीडिंग द परेड इज माय, क्योंकि इसमें सर ये कंपाउंड है, इसमें ना सर क्लॉज भी है और वो इसमें फ्रेज भी है। जी बेटा, और कोई बच्चा इसका आंसर करना चाहेगा? हेलो जी सर, जी, वो सिंपल सेंटेंस है और साथ जो इसकी एडजेक्टिव फ्रेज लगी हुई है। सर क्या इसमें लगेगी? ये कंपाउंड सेंटेंस है सिंपल क्योंकि सेंटेंस, इसमें क्लॉज भी है कंपाउंड और और इसमें फ्रेज भी है सर, दोनों दोनों इसमें जी शामिल है। उस्वा, आई थिंक यू